हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी आईक्यू। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी आईक्यू में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सीरीज चला रहे थे इंडियन पॉलिटी, पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान का विकास और अनुसूचियाँ सब देख लिया था। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में क्या है? तो दोस्तों, भाग फर्स्ट में जो 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो हम इन 4 अनुच्छेदों को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि पहले अनुच्छेद में क्या है और दूसरे, तीसरे और चौथे में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है? तो देखो, अनुच्छेद फर्स्ट में 2 व्यवस्था दी गई हैं। 2 व्यवस्था का उल्लेख है। तो 2 व्यवस्था कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई देश का नाम या राष्ट्र का नाम। दूसरा हो गया राज पद्धति। ठीक है दोस्तों, आप इन पे गौर करें। पहला प्रावधान क्या है? राष्ट्र का नाम। राष्ट्र का नाम क्या होगा? तो राष्ट्र का नाम है, देखो, जब संविधान बना रही थी तो उसमें ना ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि भाई देश का नाम क्या होना चाहिए। इसका जो परंपरागत नाम है भारत, वो होना चाहिए, या जो ब्रिटिश लोगों ने, या जो आधुनिक नाम है इंडिया, वो होना चाहिए। तो इस जो एक द्वेष बना हुआ था उसको दूर करते हुए संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्या बोला कि हम एक काम कर लेते हैं, हम दोनों नाम रख लेते हैं। जो इंडिया होगा यानी या भारत होगा, भारत या इंडिया होगा। जो इंडिया होगा उसका हिंदी में क्या नाम होगा? इंडिया तो इंग्लिश का नाम हो गया, हिंदी का नाम क्या होगा? वो होगा भारत। इंडिया यानी अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडिया, और जो उसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? भारत। तो हमारे जो देश के 2 नाम है, इंडिया तो आधुनिक नाम हो गया, भारत जो परंपरागत रूप से चलता है, ठीक है। ये एक अलग चर्चा का विषय है। हम दूसरी क्लास में जितने भी प्रतीक या इस देश का नाम कैसे पढ़ा वो हम दूसरी क्लास में देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला तो क्लियर हो गया। पहली व्यवस्था क्या है? राष्ट्र का नाम। तो राष्ट्र का नाम क्या है? इंडिया यानी भारत। दूसरा है राज्य पद्धति। राज्य पद्धति कैसी होगी? देखो, हर देश की अपनी अलग अलग राज्य पद्धति है। जैसे कहीं पे राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ है, या संघीय व्यवस्था है, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया की जो राज्य पद्धति है वो है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ। देखो, राज्यों का संघ का क्या मतलब है? जो राज्यों का संघ होगा इसका मतलब ये है कि भारत के जो राज्य हैं, जितने भी भारत के राज्य हैं, जो भारत में संघीय व्यवस्था, वो भारत का जो राज्य है उनमें कोई समझौता नहीं है कि भाई आपने समझौता करा कि ये राज्य का एक ग्रुप है। जैसे अभी वर्तमान में बात करी जाए तो 9 संघ शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। तो भारत का जो संघ बना हुआ है वो 28 राज्यों प्लस 9 संघ शासित प्रदेश से बना हुआ है। तो इनके बीच में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर आप चाहो तो अलग हो सकते हैं। अगर ये होता राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में कोई ऐसा करार हुआ है कि ये संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर राज्यों का संघ है तो इसका मतलब ये है कि भारत के जो राज्य व्यवस्था है, जो भारत के 28 राज्य हैं, उनको सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटा हुआ है, ठीक है। वो संघ से कभी अलग नहीं हो सकते, ठीक। इसका मतलब ये हो गया। तो राज्य पद्धति क्या है? अगर आपको क्वेश्चन आने लगे कि भारत की राज्य पद्धति कैसी है, संघीय व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, ये राज्यों का समूह है, तो आपको ना संघीय व्यवस्था पे भी टिक नहीं लगाना, आपको टिक लगाना है राज्यों का संघ है। आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले पे आते। देखो, पहला तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। पहला आर्टिकल में 2 व्यवस्थाएं, एक तो भारत का नाम हो गया, देश का नाम हो गया, दूसरा क्या होगा? राज्यों का संघ हो गया, ठीक। और देखो, संविधान में जो हमारे राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र या देश का नाम कहाँ पे मतलब लिखे हुए हैं, तो वो लिखे हुए हैं अनुसूची फर्स्ट में, जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार पिछली क्लास को देख के आइएगा, जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अनुसूची फर्स्ट या प्रथम अनुसूची प्रथम में
संघ और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम और सीमा दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब जो संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, संघ है, तो उसमें कौन कौन शामिल है? देखो इसके क्षेत्र क्या है, संघ के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? तो इसमें 3 शामिल है। एक तो राज्यों का क्षेत्र, राज्य मतलब जो भी, जैसे उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य होगा, मध्य प्रदेश एक अलग राज्य होगा। दोस्तों हमारा जो संविधान है वो संघीय संविधान है। उसका क्या मतलब है कि भाई राज्यों का अपना कोई अलग संविधान नहीं है, ठीक है। तो उनमें जो कानून व्यवस्था है वो जो संघ का संविधान है उसी से बनी हुई है। राज्य देश का जो एक राजनीतिक बंटवारा जो करके रखा हुआ है, बस उसका एक ही कारण है, प्रशासन की दृष्टिकोण से कि भाई प्रशासन अच्छा हो, इसलिए उसे अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके रखा हुआ है राजनीतिक तरीके से। ठीक है दोस्तों, वरना हमारा जो संविधान है वो संघीय संविधान है। ठीक है, तो राज्यों का क्षेत्र हो गया, राज्यों का क्षेत्र, ठीक। दूसरा हो गया संघ का क्षेत्र, और तीसरा हो गया ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार कभी भी अधिग्रहण कर सकती है, मतलब विदेशी क्षेत्र जो हमारे फिलहाल में हमारे पास नहीं है, लेकिन वो विदेश में युद्ध से, संधि से या लीज पे लेके, ठीक है। अगर कोई लीज पे हमने कोई लिया, जैसे सपोज दैट चाइना ने अभी श्रीलंका का एक पोर्ट लीज पे लिया 99 साल के लिए, तो वहाँ पे जो कानून व्यवस्था रहेगी वो चाइना की रहेगी। अब इन फ्यूचर भारत भी ऐसा करता है, किसी देश का लीज पे लेता है कोई भी हिस्सा, तो वहाँ पे जो कानून व्यवस्था रहेगी वो भारत का हिस्सा रहेगा, क्योंकि भारत ने उसमें जितना भी कर्ज था या जितना पैसा देना था वो दे चुका। तो वहाँ पे जो कानून व्यवस्था रहेगी वो भारत के संविधान के अनुसार रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्षेत्र जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा, अधिकृत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो राज्य तो आपको पता ही है, जैसे अभी फिलहाल में 28 राज्य हैं, तो राज्यों में क्या कि राज्यों की एक अपनी अलग सरकार है, वहां पे जो कानून व्यवस्था बनती है वो राज्य की सरकार चलाती है। ठीक है, अब इसमें संघ का क्षेत्र, संघ के क्षेत्र है जो संघ शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, और चंडीगढ़ हो गया, और अंडमान निकोबार हो गया, मतलब केंद्र का एकदम प्रत्यक्ष रूप से वहां पे शासन है। केंद्र का शासन तो राज्यों पर भी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का राज्यों पर है। ठीक है, संघ क्षेत्र पर केंद्र का प्रत्यक्ष रूप से शासन है। तो तीनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी, राज्यों का क्षेत्र हो गया, संघ का क्षेत्र हो गया, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में कभी भी अधिकृत कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बोला, जब हमने वो पढ़ा था संविधान की उद्देशिका पढ़ी थी, तो उसमें एक शब्द आया था संप्रभु। वो क्या होता है, वो तो आपने अगर पिछली क्लास करी है तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं करी है तो एक बार उस क्लास को कर लीजिएगा। अनुच्छेद 1, तो एक संप्रभु, क्योंकि अब भारत 1947 के बाद एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, क्योंकि उसको आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय लेने का खुद को अधिकार है। तो भारत संप्रभु का क्या मतलब है कि किसी भी राज्य को या किसी भी देश को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो भारत संप्रभु राष्ट्र है, तो संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण भारत कर सकता है, संप्रभु होने के नाते विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण भारत कर सकता है, विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण। ठीक है, तो ये संविधान में इसकी व्यवस्था कहाँ है, तो इसकी व्यवस्था है आर्टिकल 2 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद ये कहता है कि भारत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, युद्ध से कर सकता है, विजय होके कर सकता है, संधि से कर सकता है, या लीज पे भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अनुच्छेद 2 समझ में आ रहा होगा। छोटा सा सभी आर्टिकल है, इसमें बस ये है कि क्या भारत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा हो, मैं आपको बताऊं कि यार पाकिस्तान से युद्ध हो या चाइना से युद्ध हो,
तो उसका जो क्षेत्र हमारे पास रहेगा तो वो हमारा हो गया। तो वो संविधान में कहाँ पे उल्लेखित है, तो वो उल्लेखित है अनुच्छेद 2। अच्छा, संविधान में इसका उल्लेख क्यों किया गया? इसका मतलब ये है कि अगर विदेशी क्षेत्र हम अधिग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए हमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं करना पड़ेगा। अगर वो हमारा है तो हमने जीता है किसी से या किसी को हराया है तो वो हमारा हो गया, हमें संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड का आर्टिकल सेकंड ये हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल थर्ड। अच्छा, आपने अभी देखा होगा कि हमने जम्मू कश्मीर की सीमा में परिवर्तन कर दिया, वो भी बिगैर संविधान संशोधन के। ठीक है, मतलब एक छोटा सा संविधान संशोधन करना पड़ा है आर्टिकल 371 की क्लोज थर्ड में, सॉरी 370 की क्लोज थर्ड में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने 2014 में क्या किया था, तेलंगाना नया राज्य बनाया था आंध्र प्रदेश से काटकर। देखो, ये जो जम्मू कश्मीर की व्यवस्था है ये एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य था, इसलिए हमें थोड़ा संविधान में संशोधन करना पड़ा। लेकिन जब तेलंगाना बना था तो हमने कोई भी संविधान में संशोधन नहीं किया था। तो संसद को ये अधिकार है कि वो अब जितने भी उसके राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनके नाम में, उनकी सीमा में, या उनको खत्म भी कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, जैसे अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों में मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश का तो अस्तित्व समाप्ति हो जाएगा ना। दूसरे प्रदेश जो है, जैसे राजस्थान में मिला दिए, मध्य प्रदेश में, उधर हरियाणा में, दिल्ली में, उनका अस्तित्व हो जाएगा, उनकी सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, हो सके एक आध का नाम भी चेंज हो जाए। तो ये प्रावधान कहाँ है, तो ये प्रावधान है आर्टिकल थर्ड में। तो अनुच्छेद तीसरा क्या कहता है, अनुच्छेद तीसरा, यानी कि अनुच्छेद तीसरा कहता है, अनुच्छेद थर्ड कहता है, जो संघ के क्षेत्र हैं, जो संघ के पास है, राज्य हो गए या संघ शासित प्रदेश हो गए, उनकी सीमा में परिवर्तन या राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कहां पे होगा, तो वो होगा आर्टिकल थर्ड। और ये आर्टिकल थर्ड में इसका प्रावधान है, तो इसका मतलब ये आर्टिकल थर्ड में अगर प्रावधान है, यानी कि संविधान में ये हम प्रावधान दिया गया है। तो इस क्यों दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम संविधान में किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हैं तो हमें संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब ये, लेकिन ऐसा संविधान में इसका भी उल्लेख किया गया कि ऐसा अध्यादेश या बिल, इंग्लिश में बोले तो बिल, हिंदी में बोले तो अध्यादेश, अगर ऐसा अध्यादेश संसद में आता है तो वो पहले हमें राष्ट्रपति से संस्तुति या राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब अगर राष्ट्रपति पहले ही किसी अध्यादेश को अनुमति दे दे तो फिर बाद में तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है ही नहीं, बस उसके सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले ही, बिल आने से पहले ही उसकी अनुमति दे दी है। ठीक है, उसमें एक छोटा सा और प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले जो संबंधित राज्य है उसका मत भी लेगी कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, आपके जो राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिवर्तन करना चाह, हालांकि ये जो राज्य है वो मत दे सकता है एक निश्चित समय में, लेकिन संसद या राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। उसका मत मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार है। ठीक है, राष्ट्रपति ने पहले अध्यादेश को मान्यता अनुमति दे ही दी, तो उसको बस सिग्नेचर करने हैं, तो एक सामान्य बहुमत से इसको पारित करके नया राज्य का गठन हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल 1, 2, 3 देख लिया, हम देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, तो दोस्तों आर्टिकल 4 कहता है कि, यानी कि अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 कहता है कि भाई जो भी आर्टिकल 2 और 3, देखो आर्टिकल फर्स्ट में तो नाम था और राज्य पद्धति थी, तो उसका तो इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन आर्टिकल सेकंड में भी परिवर्तन हो रहा है। भाई अगर भारत में कहीं से किसी राज्य का प्रवेश हो रहा है तो भारत की सीमा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या है कि भाई अगर नए राज्यों का गठन हो रहा है तो भारत का राजनीतिक जो मानचित्र है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो भारत का राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन होगा वो आर्टिकल 4 के तहत उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा वो आर्टिकल 4 में संशोधन नहीं करना पड़ेगा। तो संशोधन नहीं करना पड़ेगा। संशोधन किस आर्टिकल के तहत करते हैं हम भारत के संविधान में,
आर्टिकल 368, ठीक है। तो आर्टिकल 4 में क्या कि जो भी हमारा राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन होगा आर्टिकल 4 के तहत उसे हम संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान में संशोधन वो नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 4 समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरी व्यवस्था, चलो हम किसी का क्षेत्र ले तो सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत हम राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कई बार मामला उठता है जब 1960 में एक बेरूवाड़ी से आपने सुना होगा बेरूवाड़ी संघ केस, तो मैं आपको उसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जो बेरूवाड़ी संघ केस था पश्चिम बंगाल में एक ऐसा क्षेत्र था कि उसमें वो जो क्षेत्र था वो जाना था पूर्वी पाकिस्तान को, लेकिन वो हमारे पास रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया कि भाई ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान को देना है, ठीक है। लेकिन संविधान में तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि भाई संविधान तो ऐसा कोई व्यवस्था करता ही नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल है ही नहीं कि हम अपना क्षेत्र दूसरे को दे दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा हमें संशोधन, और संशोधन किस आर्टिकल के तहत होगा, वो होगा 368। अगर हम किसी भी अपने देश के क्षेत्र को दूसरे देश को दे रहे हैं तो हमें संविधान में संशोधन करने के बाद ही ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब एक मामला और आया था 1969 में। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया था 1969 में कि भाई अगर कोई भी सीमा विवाद है, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, या बांग्लादेश के, या चाइना के, या नेपाल के, या भूटान के, या श्रीलंका के, ठीक है, कोई भी अगर हमारा सीमा विवाद है तो वो जो सीमा विवाद का निपटारा होगा उसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम उसे सामान्य बिल के रूप में, सामान्य बहुमत से उसे पारित करके कोई भी अध्यादेश को सीमा के विवाद को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक मामला था कि उसमें भी हम अपना जो राज्य क्षेत्र है उसको दूसरे को अगर हमें देना है तो वो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो आपने 2015 में देखा था, 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन। तो वो क्या था कि भाई कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो हमें बांग्लादेश को देने थे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बांग्लादेश से भारत को लेने थे। तो लगभग 111 क्षेत्र तो हमने बांग्लादेश को दिए और लगभग 51 क्षेत्र भारत ने लिए थे। तो वो हमारे कब हुआ था, हमने संविधान में संशोधन किया था आर्टिकल 368 के तहत। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ। देखो आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में है भारत राज्य पद्धति होगी, राज्यों का संघ होगा, राज्य पद्धति और देश का नाम आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में क्या है, विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण, विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण। आर्टिकल 3 में है राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन, ठीक। आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत भारत का जो राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन होगा वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। तो संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक दोस्तों। अगर हम विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर रहे हैं तो संशोधन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर हमें अपना क्षेत्र विदेश को देना पड़े, दूसरे देश को देना पड़े, तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।